संघर्ष में कई आंदोलन हुए, चाहे नॉन कोऑपरेशन हो या क्विट इंडियन मूवमेंट हो। आखिर में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वो पल कैसा होगा, उन्हीं लोग जानते हैं जिन्होंने 1947 की पहली सुबह को देखा होगा। और वह दौर और वह पल काफ़ी खुशनुमा होगा। 1947 की 15 अगस्त को जब आधी रात को रेडियो से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया था, तो वो दौर, वो पल जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अपने देश के लिए तो था ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ल्ड की जो बड़ी महाशक्ति थी उसकी भी नज़र इस नवोदित राष्ट्र पर थी। ये नया राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा है और उस पर लोगों की नज़र थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस छोटे से स्पेशली जो है अगर देखा जाए तो नवोदित राष्ट्र के तौर पर अगर हमारे देश की बात करें तो दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे वो यूएसए हो, उसकी भी नज़र इस पर इस बात के लिए थी कि इसकी क्या विदेश नीति होगी और ये नवोदित राष्ट्र किस खेमा में जा सकता है। क्योंकि उस दौर में दोनों बड़ी महाशक्ति थी और नवोदित राष्ट्र को चाहते थे कि वो जो है इस देश का सपोर्ट करे, इस खेमे में जाए। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आर्थिक, खाद्यान्न और सैनिक सुरक्षा तमाम ऐसे चीज़ थे जिसकी एक बड़ी समस्या थी। पर तारीफ़ करनी होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि जिन्होंने नवोदित राष्ट्र का जब पहले देश के प्रधानमंत्री बने और एक लंबे अरसे तक यानी 1947 से लेकर देखा जाए तो 60 के दशक तक सबसे लंबे समय तक जब वो अपने पद पर रहे तो देश में जो बड़ी समस्या थी उसका उन्होंने समाधान करने की कोशिश की और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में खासकर उनकी विदेश नीति जो है काफ़ी प्रशंसनीय है। जब उन्होंने 1961 में घुटने-पेच की नीति को अपनाई थी। साथ ही जो है आगे चलकर जब देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या हुई, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस दौर में तो आप लोग जानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ सालों से देश में महंगाई और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। तो लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर 1947 में कैसी महंगाई थी और क्या उस दौर में लोगों को उस महंगाई का असर पड़ता था, क्योंकि उस टाइम हमारे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर थी। और आप लोग जानकर ये चौंक जाएंगे कि उस टाइम न तो खाद्यान्न में गेहूं और न ही चावल, इन तमाम जो दो बड़े अन्न के तौर पर है, उसमें जो है हमारा देश जो है ख़ासकर गेहूं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर अपने देश के लिए नहीं था, वो दूसरे देश पर निर्भर था। यही वजह था कि जब आर्थिक जब बुरे दौर से हमारा देश गुजरा और आगे चल के जब खाद्यान्नों की बड़ी समस्या हुई तो यूएसए ने भी कूटनीतिक तौर पर इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे देश पर दबाव डाला था, ख़ासकर जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के तौर पर थे। तो कहने का मतलब है कि सवाल ये उठता है कि आखिर 1947 में कितनी महंगाई थी और पिछले जो कुछ सालों से जो महंगाई की मार से हर जगह देश में, चाहे वो शहरों की बात हो चाहे कस्बों की बात करो, तमाम लोग जो है ये महसूस कर रहे हैं कि देश की महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हाल ही में जो है जीडीपी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो है डाउन हो गई है और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। ख़ासकर इसलिए कि जीडीपी ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है और एक आईना है। और हम अभी जो है हाल ही में जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें जीडीपी जो है 5% से भी नीचे की दर हो चुकी है, यानी इतना। और उससे जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जीडीपी अगर हमारे देश की डाउन हो रही है, ख़ासकर हम 2009 और 2010 की बात करें तो इससे जो है महंगाई पर और भी ज़्यादा असर पड़ने लगा है। जी हाँ,
तो आज हम एक बेहतरीन दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं कि 1947 में ख़ासकर जो खाने पीने खाद्यान्न और जो दैनिक डेली की जो चीज़ें हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौर में कितनी थी। और ये सवाल इसलिए बड़ा होता जा रहा है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में यानी 2025 तक में कैसी महंगाई है, और क्या 1947 की में जो हमारा देश जो है मोटे अनाज पर सिर्फ डिपेंड था। कुछ ही स्टेट में मोटे अनाज होते थे, और ख़ासकर जो है गेहूँ भी वहाँ उस दौर में नहीं होते थे। हरित क्रांति के बाद गेहूँ पर हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ, तो कैसे लोग जीवन स्तर उनका था और कैसे असर थे। और सवाल ये भी उठता है कि 1947 में जब देश में खाद्यान्न की समस्या थी, तो किस तरह से सरकार ने चलाया, और क्या लोगों को उस दौर में महंगाई ज़्यादा थी या उसका असर होता था। तो तमाम आज हम उसी वर्सेस में एक बेहतरीन हम टॉपिक लेकर आए हैं, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। जी हाँ, तो आज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, फेमस इकोनॉमिक्स के बुक से हमने ये डेटा लेकर आए हैं, और आपको मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश करेंगे 1947 के उस दौर में कि अलग अलग सामानों में जो है कितनी महंगाई थी और क्या उसका रेट था। तो दरअसल अगर हम बात करें तो उस दौर में जो है चावल की कीमत जो थी वो 50 पैसे से लेकर 1 रुपये केजी थी। जी हाँ, और चावल के अलावा जब गेहूं को अगर हम देखा जाए तो वो जो है 40 पैसे से लेकर 80-90 पैसे केजी थी। इसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग उस दौर में अलग अलग उस क्षेत्र में मूल्यों में कम बेशी भी हो सकता है, इसीलिए कुछ बुकों में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत के अंतर होते हैं, क्योंकि उस दौर में उतना एक तरह का सर्वे नहीं होता था, एक तरह का एनालिसिस नहीं होता था। फिर भी जो है फेमस इकोनॉमिक्स बुक से हमने जो आंकड़े लाए हैं उसमें आपको कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाय जो है वो 2 रुपये से 4 रुपये केजी थी। जी हाँ, अभी जो चाय है उसकी कीमत समझिए कि अगर अच्छी चाय की कीमत अगर हम देखें तो कम से कम 1200 से 1500 पड़ जाता है केजी, यानी कि एक पैकेट जो 250 ग्राम 200 ग्राम चाय की कीमत है उसकी अलग अलग चाय का रेट है, और कितनी महंगी है वो आप लोग जानते होंगे। सोना की कीमत, जी हाँ, आपको देखकर ताज्जुब होगा कि सोना जो उस टाइम था 10 ग्राम 88 रुपये था। जी हाँ, 88 रुपये से लेकर 90 रुपये गोल्ड प्राइस थे 10 ग्राम के। अब हम गोल्ड की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड का कनेक्शन जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, उन तमाम चीज़ों पर में एक न एक तरह का इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो अभी हाल ही में गोल्ड की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 1947 में गोल्ड 88 रुपये थे, और अभी तो 80 और 87 हज़ार तक के गोल्ड के रेट 10 ग्राम के बढ़ गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कई गुना जो है महंगाई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर, जी हाँ, हालांकि प्रिंट मीडिया का अभी थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है, फिर भी प्रिंट मीडिया हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस दौर में जो है न्यूज़पेपर 10 पैसे में मिलते थे, 10 से 15 पैसे में, जो अभी जो है कोई भी न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल का है वो 5 रुपये से 7 रुपये मिलते हैं। सरसों के तेल, जी हाँ, सरसों के तेल जो अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, 200 रुपये केजी तक पहुंच चुके थे, वो उस 1947 में जो है 1.5 रुपये लीटर थे। जी हाँ, यानी कि अभी जो सरसों के तेल जो है हाल ही में 200-190 रुपये लीटर जो मिल रहे थे, वो जो है उस 1947 में 1.5 रुपये लीटर थे। जी हाँ, इसी तरह से चीनी जो है 50 पैसे केजी, और घी के दाम जो है 3 रुपये केजी थे। सोचा जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई चीज़ हैं, लेकिन मैंने मोटे तौर पे ये चीज़ बताई
कि अभी हाल ही में गोल्ड की काफ़ी चर्चा हो रही थी कि गोल्ड के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस दौर में 88 रुपये थे। उसी तरह से सरसों के तेल जो 200 रुपये तक पहुंच चुके थे, वो उस दौर में 1.5 रुपये लीटर मिलते थे। और न्यूज़पेपर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर तो स्टूडेंट के लिए आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज भी स्टूडेंट लोग कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर इंग्लिश के द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब पढ़ते ही हैं, और या कोई हिंदी के भी पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो उस दौर में न्यूज़पेपर शहरों में लिमिट जगहों पर मिलते थे, लेकिन उसकी कीमत थी 10 से 15 पैसे केजी। अब हम एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, जी हाँ, वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो है देखा जाए, और हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं ये भी आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको आंकड़े भी बताएंगे, आपको बहुत से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखियो, क्योंकि एंड तक मैं और भी दिलचस्प बातें इसमें जो है कई डेटा भी बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि पूरी वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं बात कर रहा था कि इस लिटरेसी की बात जब हम बात कर रहे हैं, तो 1947 में 12% लिटरेसी थी। सोचा जाए, यानी कि पूरे देश में 100 में सिर्फ 12 ही लोग पढ़े लिखे थे, और उसमें महिलाओं की तो स्थिति ऐसी थी कि कई क्षेत्र में जो है 1% और 0% मान के चलिए, मतलब इतनी कम लोग पढ़े लिखे थे। और 1951 में जो थी लिटरेसी रेडियो थी वो 18% थी। जी हाँ, यानी कि 18% में अगर देखा जाए तो महिलाएं जो थी वो सिर्फ 8% पढ़ी हुई थी। सोचा जाए, अब हम 1951 पर जोर दे रहे हैं, ऐसा इसलिए दे रहे हैं कि प्रथम आम चुनाव जो थे, फर्स्ट इलेक्शन जो थे 1951 में जब शुरू किए गए थे, अक्टूबर में एक चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, तो वो जो है फरवरी 1952 में जाके समाप्त हुई थी। सोचा जाए, यानी पहली बार जब इंडिया में डेमोक्रेसी स्तर पर जब चुनाव कराए जा रहे थे, तो सुकुमार सेन जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन पर पहली बार चुनाव कराने का एक बहुत बड़ा जिम्मा था। ऐसे में जहाँ की अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और एक बहुत बड़ा क्षेत्र तो इंडिया था ही, सबसे जो उनके लिए चुनौती का काम था वो था कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, लिटरेसी रेट कम थे। तो ऐसे में चुनाव में कैसे चुनाव में भाग लेना है, कैसे बैलेट पेपर चिन्ह पहचानना है, वो में काफ़ी दिक्कत थी, खासकर महिलाओं के लिए। जी हाँ, और मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि उस दौर में चुनाव आयोग को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, और ये एहसास उन्होंने को हुआ था कि लिटरेसी रेट को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी पेचीदा और काफ़ी चुनौती वाला ये काम था जब प्रथम आम चुनाव हो रहे थे। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो अपने पति का नाम बताने में भी शर्माती थी, नहीं बताने की कोशिश करती थी, और साथ ही जो है अपना नाम भी बताने की कोशिश नहीं करती थी। और इसमें परेशानियां तब होने लगी जब जो है महिलाओं जो है चुनाव में तो भाग लिया, बहुत कम भाग लिया, लेकिन सबसे बढ़ के है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में इन वजह से कठिनाई हुई, क्योंकि महिलाएं जो है अपना नाम या अपने पति का नाम बताने में से भी शर्माती थी। और इस वजह से तो कहने का मतलब है कि लिटरेसी रेट जब इंडिया में कम थी तो उसका बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। और पहली बार जब चुनाव कराए गए, जिस पर वर्ल्ड की नज़र थी, तो काफ़ी लंबे टाइम लगे, 3-4 महीना में चुनाव हमारे देश में संपन्न हुए। और सुकुमार सेन ने एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए एक बेहतरीन बैलेट पेपर चुनाव कराकर एक बड़ा जो है डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा काम किया। उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पहला चुनाव कराना देश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और इसीलिए मैं जो है लिटरेसी पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। 1991 में 18% लिटरेसी थी, 61 में और बढ़ के 28 हुई, 81 में 43 हुई, और अगर बात करें 2021 तक तो 77% लिटरेसी हुई, और 2025 तक जो है अनुमानित 80% मान के चला जाए, एक अनुमानित हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर 1947 में जो देश में कृषि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तमाम चीज़ें थी, तो क्या उस दौर में लोगों को महंगाई का असर पड़ रहा था? क्या महंगाई थी या फिर सस्ती थी?
या लोगों को असर पड़ता था। तो दरअसल अगर हम देखा जाए तो उस दौर के हिसाब से महंगाई मतलब सामान की वस्तु की कीमत का वैल्यू था, महंगा था, लेकिन लोगों को उतना असर नहीं होता था, जिसका मेन जो रीज़न था वो उनकी लाइफ स्टाइल थी। जी हाँ, उनका जीवन स्तर साधारण था, जो आगे चलकर उनका जीवन स्तर, उनकी लाइफ स्टाइल में जब चेंजिंग आई और तमाम अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, एजुकेशन हो, रहन सहन हो, सारी चीज़ों में जब बदलाव आने लगे, तो जब महंगाई काफ़ी ज़्यादा भी हाल ही में पिछले 7-8 सालों से जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका बुरा प्रभाव, बुरा असर जो है ख़ास कर जो है मिडिल क्लास पर पड़ रहा। और यही वजह है कि मिडिल क्लास पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मिडिल क्लास बेबस नज़र आ रहा। आज हम इसी इशू पर लेकर आए हैं कि 1947 से 2025 के बीच की देखा जाए तो अभी जो हाल ही में जो महंगाई जो बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ हमें लगातार ख़राब हो रहा है, देश में गिर रहा है, रिकॉर्ड गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का सबसे ज़्यादा असर जो है मिडिल क्लास पर पड़ रहा, मिडिल क्लास जो है बेबस नज़र आ रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो नीचे तबके लोग हैं उनकी भी हालत ख़राब है। तो ऐसे में मिडिल क्लास के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि बहुत से परिवार जो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास में थे, उन्हें सचमुच में मिडिल क्लास या कहा जाए, यह भी आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। एक और दिलचस्प आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी नॉलेजबुल ये आंकड़े हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये है कि 1947 से लेकर 1960 तक, जी हाँ, 1947 से लेकर 1960 तक जो थे, शहर हो या कस्बों हो या फिर गांव की हम बात करें, तो जॉइंट फैमिलीज ज़्यादातर थे। अगर कॉमन बात किया जाए तो जॉइंट फैमिली थे, संयुक्त परिवार थे, न्यूक्लियर फैमिली जो कहलाते हैं, एकल परिवार नहीं थे। जो एकल परिवार आगे बढ़े, इसके बारे में भी हम इस डेटा आंकड़े में बताने की कोशिश करें। तो 1947 से 1960 के बीच सिर्फ पुरुष कमाते थे। जी हाँ, सिर्फ पुरुष कमाते थे और पूरे परिवार में एक आदमी ही, जनरली हम बात कर रहे हैं, बहुत से 2-3 भी कमाते होंगे, लेकिन एक कॉमन डेटा के तौर पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी कमाते थे और सारे लोग मिलजुल कर एक संयुक्त परिवार में, जिसमें ग्रैंडपा भी है, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, परिवार के पति पत्नी और बच्चे, तमाम पति पत्नी, स्पाउस सब मिलजुल कर एक जगह रहते थे और एक पुरुष कमाते थे और सारे लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहकर अपना जीवन बसर करते। तो कैसे करते थे? दरअसल जो है जीवन स्तर ही जो है काफ़ी साधारण था और मेल मिलाप, प्यार, सहयोग, मोहब्बतें बहुत ज़्यादा थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। तो ऐसे में जीवन स्तर के अगर हम बात करें तो उस दौर में सबसे पहला चीज़ ये था कि एजुकेशन कम था और एजुकेशन में खर्च लोग नहीं के बराबर करते थे। बहुत कम ही स्कूल कॉलेज थे, बड़े बड़े मुंबई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, इन तमाम जगहों पर कॉलेज और स्कूल थे। लेकिन कस्बों में बात करें, गांव में बात करें, तो लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे और पढ़ने के प्रति उतना उत्साह नहीं था, या फिर अपना पैसे का खर्च जो है पढ़ाई में नहीं करते थे। आज के दौर में एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी महंगी हो गई है। लाखों रुपया लोग इन्वेस्ट के तौर पर एजुकेशन में डाल रहे हैं और फिर रिटर्न के तौर पर अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि उन्हें कोई फ़ायदा तक नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, और ये अभी हाल ही के जो दिलचस्प आंकड़े अभी आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि मिडिल क्लास वर्ग के लोग जो है वो लोन लेकर, कर्ज लेकर अच्छी एजुकेशन को हासिल करने के लिए विदेश जा रहे हैं और कहीं न कहीं कर्ज के दबाव में दब रहे हैं। और रिटर्न के तौर पर जब है, जो पिछले कुछ सालों से जिस तरह से रोज़गार हो, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में है, रोज़गार का जो और नौकरी का जो क्षेत्र में जो गिरावट दर्ज आई है, उसका सीधा असर जो है वो मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। जी हाँ, सीधा असर जो है मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। देश में जो है मिडिल ही क्लास एक ऐसा क्लास है जो सबसे ज़्यादा इस महंगाई का असर उस पर पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को अपना सम्मान,
अपना सब कुछ देखना पड़ रहा है। और मिडिल क्लास एक ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा कई तरह के कर्ज लेकर भी अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और रिटर्न के तौर पर उसे जो है नुकसान सहना पड़ रहा है। जी हाँ, तो 1947 से 1960 के बीच हम एक आदमी कमाते थे, एजुकेशन में खर्च नहीं था, पढ़ाई पर उतना खर्च करते नहीं थे। दूसरी चीज़ है खान पान पर भी उनका कम था। जी हाँ, खान पान उनका साधारण था। वो जो है ज़्यादा स्पाइसेस चीज़ या फिर आज के दौर की तरह अलग अलग तरह के डिश जिस तरह मिलते हैं, चाइनीज़ डिश हो या फिर तमाम तरह के डिश, इतनी तरह के खान पान मतलब लोग खाते थे, लेकिन सिंपल जो है भोजन करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि त्योहारों में स्पेशली जो है या फिर किसी शादी विवाह में लोग जो है अच्छे अच्छे खान पान का चयन करते थे। और डेली की जो लाइफ है तो उसमें जो है सादा भोजन करते थे। सादा भोजन के मतलब जो है हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहते थे और लोग खुश रहते थे। ऐसा नहीं कि उस दौर में लोग खाते पीते नहीं थे, खाते पीते थे, लेकिन शुद्ध खाना जो होता था, ज़्यादातर लोग शाकाहारी रहते थे, घी का सेवन करते थे, दूध का सेवन करते थे। तो इस तरह से वो खाना पीना खाते थे। दूसरी चीज़ है कि उस दौर में लोग चारपहिया बड़ी बड़ी जो है गैजेट जो अभी मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर चारपहिया हो, ये तमाम चीज़ जो है परिवार के अलग अलग लोग ख़रीदने या फिर उसमें लेने की एक लालसा या पैशन लोगों में उतना नहीं थी और उतनी चाहत नहीं थी। यही वजह था कि एक परिवार के एक ही दो लोग कमाते थे और आराम से लोग जीवन यापन करते थे। गाँव की अगर बात करें, कस्बों की बात करें तो लोगों का पहनावा सिंपल था, धोती कुर्ता कहिए या फिर पैजामा और कुर्ता पैजामा लोग पहनते थे या फिर साधारण शर्ट पैंट शहरों में पहनते थे। तो इस तरह से जीवन स्टाइल था और यही वजह था कि अगर उस दौर को में अभी का कंपैरिजन किया जाए तो महंगाई तो कम थी ही, लेकिन अगर वो महंगाई उस दौर में बढ़ी भी थोड़ा बहुत, उस दौर में उतार चढ़ाव हुआ तो लोगों को उतना असर नहीं होता था, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हर लोग चाहता है कि एजुकेशन लोगों को मिले और अच्छी चीज़ भी है, ज़रूरी भी चीज़ है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में पैसा खर्च करना और डिग्रियां लेना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से रोज़गार नहीं मिल रहे हैं तो ये चिंता की बात है। और यही वजह है कि मिडिल क्लास जो है बेबस नज़र आ रहा है। और खाने पीने की चीज़ पिछले कुछ सालों से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी देखा जाए सितंबर अक्टूबर में तो रिकॉर्ड महंगाई तो रही, अभी जो है दिसंबर जनवरी के महीने में भी सीजनल जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो भी काफ़ी जो है महंगे हैं पिछले 2-3 सालों के कंपैरिजन तुलना अगर हम करें। और यही एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, ख़ासकर जो है खाने पीने की वस्तुओं में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं कि जब पहले लोग जो है थैलों में लेकर सामान लेकर आते थे, आज जो है पॉलीथीन में लोग सामान लेके आ रहे हैं। और एक बड़ा जो है मार्केट जो है आपके कई मतलब पैसे को ले, आपके पैसे को एक तरह से रोज़ बरोज़ जो है पूरे मार्केट जो है आपके पैसे को एक तरह से महंगाई के दौर में ले रहा है। और जो है कहीं न कहीं इसका असर जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। और जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं उनकी भी स्थिति दयनीय तो है ही, वो तो बात है ही। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें हैं। आज देखिए शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो या फिर कोई भी छोटे शहर हो या फिर कस्बे हो, ये नज़ारा ये साबित कर रहा है कि आज मिडिल क्लास जो है किस दौर से, कितने बुरे दौर से गुज़र रहा है। जब बड़े-बड़े शहरों में हम देखें, दिल्ली की हम बात करें तो कई ऐसे मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट में आप जाइए कि वहाँ जो है 200-300 रुपए के जो है गर्म कपड़े के लिए जब फुटपाथ पर भीड़ लगी रहती है तो इतने लोग ख़रीदने के लिए पहुँच जाते हैं। उसी तरह से पटना में अगर हम देखे जाए तो लहासा मार्केट जो है जो स्पेशली जो है जाड़े के मौसम में स्टेशनों पर गर्म कपड़े बिकते हैं, तो काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है।
कि कम पैसे में 300 में 500 में 600 में उन्हें जो है अच्छा जो है कपड़े मिल जाएँ, जैकेट मिल जाए, स्वेटर मिल जाए, ये तमाम चीज़ मिल जाए। भले उनकी क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन मिडिल क्लास वर्ग जो है कई तरह के कर्ज़ों से दबा हुआ है। तो ये तमाम जगहों पर जो भीड़ ये इशारा कर रही है कि आज जो है महंगाई का कितना बुरा असर लोगों पर पड़ रहा है। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहुत से मिडिल क्लास के वर्ग के लोग जो है कर्ज़ ले के जो है एजुकेशन ले में करें, या फिर यहाँ तक कि अगर हम पैशन की बात करें, लालसा की बात करें, तो बहुत से युवा लोग जो है महंगे मोबाइल लोग ख़रीद रहे हैं। और वो भी जो है लुभाने वाली कंपनी के द्वारा जो है जिस तरह से उन्हें लुभाया जाता है कि जो है किस्त पर महंगे मोबाइल ख़रीद लिया जाए, या फिर चारपहिया ख़रीद लिया जाए, या फिर जो है स्पेशली जो है और कोई महंगे गैजेट ख़रीद ली जाए। तो इस चंगुल में भी युवा लोग फंसते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं आगे चल के जब वो उस कर्ज़ को नहीं चुका पाते हैं तो मानसिक रूप से एक दबाव, प्रेशर उन पर साफ झलक जा रहा है। और ये पूरे देश के आंकड़े ये गंभीर संकेत दिखा रहे हैं कि देश में महंगाई की मार जो है कितना ज़्यादा पड़ रही है। और साथ ही जो है लोगों की जो एक तरह से अलग-अलग चीज़ों के लिए जो कंपनी जो है अट्रैक्टिव जो लुभाने वाले जो ऑफ़र प्रदान करती है, उससे भी बहुत से युवा लोग जो है इसमें फंसते जाते हैं। और देश में जो है इन तमाम ऐसी चीज़, चाहे वो पॉलीथीन में लोग कहने का मतलब ये है कि जो खान-पान का जो मात्रा थी, कहीं न कहीं लोग अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ है, ख़ासकर मिडिल क्लास वर्ग जो है, वो जो है खर्च कर रहा, चाहे वो एजुकेशन में हो। बहुत से स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं उसकी कई गुना फ़ीस बढ़ गई है और उसको वहन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग किराए पर रहते हैं, किराया रेंट बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ों का जो असर पड़ रहा है वो मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। और ये जो है ये संकेत दे रहा है कि पिछले कुछ सालों से महंगाई का सबसे ज़्यादा बेबस असर जो है, सबसे ज़्यादा बेबस और परेशान है वो मिडिल क्लास वर्ग हैं। तो 1970 से 1980 तक अगर हम देखा जाए तो फिर परिवारों में कमाने की संख्या जो बढ़ी और एक परिवार में 2 पुरुष लोग कमाने लगे। उसके बाद 1991 का दौर आया। जी हाँ, जिस टाइम भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा ख़राब हो चुकी थी, तो ऐसे में वित्त मंत्री जब थे, स्पेशली मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर थे, तो उन्होंने आर्थिक सुधार करने का काफ़ी काम किया। तो 90 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आर्थिक सुधार हुआ और उदारीकरण का दौर आया, उद्योग धंधे औद्योगिक कई जगहों पर बढ़ने लगे। बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आके इंडिया में कई जगहों पे, चाहे वो सूरत हो, गुजरात हो, या फिर अलग-अलग स्टेटों में अपना कंपनी जो है कल कारखाने या इस सब तमाम चीज़ों के लिए काम करने लगी। तो 1991 में उदारीकरण का जब दौर आने लगा और जब लिटरेसी रेट बढ़ती गई, एजुकेशन बढ़ता गया, तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर नौकरियों के लिए उत्सुक होने लगी और नौकरी करने लगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करें। और महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगी। यानी 1991 90 के दशक से महिलाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर गाँव हो या शहरों हो, कस्बों हो, ये तमाम जगहों पर जॉब के लिए शुरुआत कर दी और आत्मनिर्भर बनने की एक कोशिश शुरू हो गई और महिलाएं भी लोग कमाने लगी। 1991 के बाद 2001 के बाद और 2001 से 2023 के बाद तो ऐसा मानो कि महिलाएं हर जगह, हर क्षेत्र में वो जो है आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं। जॉब के लिए प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, वो जो है जॉब कर रही हैं। यानी जॉब में अब महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और ये कहीं न कहीं परिस्थिति, हालात तो अलग चीज़ है, कहीं न कहीं जो हमारे समाज में महिलाएं जिस तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, वो एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा शुभ संकेत है। तो इस तरह से देखा जाए, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की हम अगर बात करें तो 2009-10 में हमारे देश की जीडीपी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतरीन थी। और उस टाइम जो है कांग्रेस में जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो है अभी जो हाल ही में निधन हो गया मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो आर्थिक सुधार का काम किया। तो कहीं न कहीं उस दौर में जो है
जीडीपी की ग्रोथ भी इंडिया की बहुत काफ़ी अच्छी हो गई थी, 8 से 9% तक जीडीपी पहुंच गई थी, जो लेकिन पिछले कुछ महीनों के बाद जो है जीडीपी रिकॉर्ड नीचे हो गई है, 5% पर आ गई है या फिर उससे भी कम आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की महंगाई और जीडीपी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आईना है जीडीपी। और कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जो जिस तरह से युवा वर्ग, स्पेशली मिडिल क्लास के वर्ग के लोग इसका सहन कर रहे हैं, और जिस तरह से महंगाई की मार से वो बेबस नज़र आ रहे हैं, वो एक तरह से काफ़ी चिंता की बात है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, इंटरेस्टेड वीडियो लगा तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।